ये जो इसका बेली पैन है ना, ये छोटा होता चला जा रहा है, जो मैंने नोटिस किया है। तो भाई KTM वालों ऐसे खिलवाड़ मत करो भाई लुक्स के साथ। पहले वाली लुक की ज़्यादा शार्प लगती थी और पहले बिल्कुल पत्थर होती थी, अब काफ़ी सॉफ्ट कर दी गई है। सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई है ना, वो हुई है भाई ये टैंक। पहले 9.5 लीटर के आसपास टैंक आता था इसका। तो ये लगेगा कि यार बाइक चल ही नहीं रही है, खिंच ही नहीं रही है, गेयर्स भी स्टक होने चालू हो जाएंगे। तो चेन तो भाई आपको ल्यूब रखनी पड़ेगी अगर आपको इसका प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लेना है ना, तो चेन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ मयंक। फ्रेंड्स, आज हम अपने KTM RC 200 का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। मुझे ये बाइक ओन करे हुए अराउंड 5 to 5.5 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 5.5 साल के आसपास हो चुके हैं। ये मैंने परचेज़ करी थी 2016 में, तो ये 2016 मॉडल है BS3। तो जैसे कि आपको पता ही है, नई KTM RCs लॉन्च हो चुकी हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं और मुझे क्या क्या चेंजेस अच्छे लगे, क्या क्या चेंजेस पुरानी वाली में जो थे वो ज़्यादा बेटर थे, उससे कंपेयर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इसके फ्रंट लुक से शुरू करते हैं। पहले कुछ ऐसी आपको फ्रंट लुक मिलती थी, इसमें आपको डुअल प्रोजेक्टर सेटअप मिलता था। अब जो उन्होंने करा है वो इन्होंने यहाँ पे फुल LED सेटअप दे दिया है और उसकी वजह से बाइक काफ़ी बल्की लग रही है आगे से। यार पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई उसकी वो वाली लुक, एंड पहले ही ज़्यादा बेटर थी। पहले काफ़ी शार्प लुकिंग बाइक थी, अब काफ़ी बल्की लग रही है आगे से। और उसके बाद जो ये जो मिरर्स है ना, ये मिरर्स ही तो इसके बहुत खास लगते थे। इसके अंदर ये टर्न इंडिकेटर्स वगैरह एम्बेडेड थे, तो ये बहुत स्लीक, बहुत स्पोर्टी लगते थे। बट अब उन्होंने वो पतले से इंडिकेटर दे दिए हैं एंड ये इंडिकेटर आपका मूव हो गया है यहाँ वाइज़र के आसपास। तो ये चेंज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो पहले वाली RC की फ्रंट लुक ज़्यादा बेटर थी यार। मुझे पर्सनली आगे से RC इतनी पसंद नहीं आई नई वाली। ये का बवासीर बना दिए हो। आई एम सॉरी बाबू। उसके बाद बात करते हैं इन USD फोक्स की। तो इसके अंदर WP का USD फोक आता है फ्रंट में, एंड इसका जो ट्रैवल है वो 10 mm इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो काफ़ी स्टिफ था पहले, हो सकता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया हो। मैंने फ़िलहाल राइड करके नहीं देखी है बाइक, सो आई होप कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया हो उस चीज़ में। सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई है ना, वो हुई है भाई ये टैंक। पहले 9.5 लीटर के आसपास टैंक आता था इसका, अब 13.7 लीटर का कर दिया गया है, जो आपको बहुत सही एवरेज देने वाला है। अब आप उसको लॉन्ग टूर्स पर भी ईज़िली लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये TFT स्क्रीन, जो पहले काफ़ी छोटी थी, काफ़ी बड़ी कर दी गई है अब, एंड रीड आउट करना उसको काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ जो हुई है ना, वो हुई है ये सीट्स में। भाई पहले बिल्कुल पत्थर होती थी ये, समझ रहे हो ना। अब काफ़ी सॉफ्ट कर दी गई है। एंड ये जो पीछे वाली पिलियन सीट है ना, इसका भी जो मटेरियल था ना, इससे बंदा स्लाइड होकर आगे को आ जाता था बार बार जैसे आप ब्रेक लेते थे। तो ये मटेरियल भी चेंज कर दिया गया है एंड ये पीछे वाली सीट भी थोड़ी सॉफ्ट कर दी गई है। सो थम्स अप टू डैट। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं रियर की। तो रियर में कुछ भी नहीं, आपको टेल लाइट्स थोड़ा चेंज कर दिया गया है। बेसिकली इसमें भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी और पीछे से तो अच्छी थी बाइक। एक चेंज और जो मैंने नोटिस किया ना बाइक्स में, वो जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है KTM RC का, उसी के साथ साथ ना ये जो इसका बेली पैन है ना, ये छोटा होता चला जा रहा है, जो मैंने नोटिस किया है। पहले BS3 में ऐसे पूरा बेली पैन मिलता था हमको, उसके बाद ना जैसे ही BS4 आई तो बेली पैन थोड़ा छोटा हो गया, और BS6 में तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा पूरा सीधा है वो, ऐसा लग रहा है कि बेली पैन ख़त्म ही हो गया है। सो गाइस पर्सनली मुझे ना ये बेली पैन वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगती है, और उससे इनका फ़ायदा ये है कि इनको जो सर्विस करनी होती है ना, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो भाई KTM वालों ऐसे खिलवाड़ मत करो भाई लुक्स के साथ। पहले वाली लुक की ज़्यादा शार्प लगती थी और अच्छी भी लगती थी देखने में। अब पूरा इंजन के नट्स वट्स सब एक्सपोज लगते हैं। सर्विसिबिलिटी में थोड़ा इजी है यार, 2 बोल्ट और फालतू खुल जाएंगे, क्या हो गया उससे। तो मुझे पर्सनली ना वो ऐसे वाली लुक भी पसंद नहीं आई। आप कमेंट करके बताओ कि आपको वो लुक ज़्यादा पसंद थी या फिर ये वाली लुक ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर लुक्स। अब राइड करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा 5.5 ईयर्स के आसपास, जो भी मैंने 5.5 साल इसको चलाया। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। तो ये 200 cc इंजन है और ये प्रोड्यूस करता है 25 bhp एंड 19 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब पावर फिगर्स पे मत जाओ, इसका जो बाइक का जो नेचर है ना, बहुत एग्रेसिव है, और जैसे ही आप थ्रॉटल ट्विस्ट करते हो ना, कुछ ऐसे ये बाइक एकदम से भागने को होती है। तो एक्चुअली ये सब इस वजह से है क्योंकि ना ये बहुत हाई कंप्रेशन रेशियो पे है इंजन जो है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
तो बेसिकली एक्सेलरेशन तो इसका बहुत सही है। इसकी कैटेगरी छोड़ो, जो इससे ऊपर कैटेगरी भी आती है ना भाई, वो भी पिकअप में तो इसको पकड़ने से रही। तो एक्सेलरेशन में तो भाई बहुत सही चीज़ थी ये। टॉप स्पीड थोड़ी सी लैकिंग है एक्चुअली। इसका जो RPM है उसको KTM वालों ने लॉक कर रखा है 10,500 के ऊपर नहीं जाता हूँ। अब बेसिकली वो इसलिए क्या है क्योंकि यार हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से फिर ना इंजन में फेलियर होने के चांसेस भी हैं। सो इंजन से कोई तकलीफ़ नहीं है, इंजन इज़ प्रीटी गुड। अब एक्चुअली प्रॉब्लम उससे ये होती है कि जब आप इसको चलाते हो ना तो आप इसको सेनली ड्राइव कर ही नहीं सकते। जैसे भी आपके हाथ में बाइक आएगी ना, आपको बस मन करेगा इसको रेव करने का, तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपकी फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर। कई लोग काफ़ी कम इकोनॉमी क्लेम करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम मिल रही है, अराउंड 25 के आसपास। बट यार सीरियसली मैं बताऊँ 30 to 35 ये ईज़िली देती है मेरे एक्सपीरियंस में। इतनी कम भी नहीं है और इतनी स्लो भी नहीं चलाता हूँ मैं, ठीक ठाक ही चलाता हूँ। सो फ्यूल इकोनॉमी 30 to 35 रहने वाली है। मैं बहुत जल्द ना फ्यूल टेस्ट भी करने वाला हूँ, इसका माइलेज टेस्ट भी करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। और एक्चुअल में सिटी में माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ इसकी, जो हम यूजुअली जैसे ड्राइव करते हैं बाइक को, तो देखते हैं कितनी माइलेज निकलती है इसकी। उसके बाद बात कर लेते हैं यार राइड एंड हैंडलिंग की। तो हैंडलिंग तो आपको पता ही एग्रेसिव नेचर है इस बाइक का, तो आप काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर में बैठते हैं, आगे को झुक के लीन होके बैठते हैं। और अब भाई जब बात आई गई है हैंडलिंग की तो कंफर्ट की बात कर लेते हैं। आगे के शॉकर्स थोड़े स्टिफ हैं। जो नई KTM RC 200 है उसमें इन्होंने ट्रैवल बढ़ा दिया है फ्रंट सस्पेंशन का। WP का सस्पेंशन आता है इसमें, USD फोक्स। USD मतलब अपसाइड डाउन फोक्स। बेसिकली आपके जो नॉर्मल सस्पेंशन होते हैं उसको अपसाइड डाउन करके लगा देते हैं, तो उसको USD फोक्स बोला जाता है। आगे वाले का ट्रैवल मेरी वाली बाइक में थोड़ा कम था तो थोड़ी स्टिफ है आगे से ये, बट बेसिकली ये ट्रैक बाइक के हिसाब से डेवलप करी गई थी, तो उस हिसाब से तो स्टिफ सस्पेंशन ही होना चाहिए बाइक का। एंड सेकेंडली जो रियर वाला सस्पेंशन है वो मिक्स्ड है, मतलब थोड़ा आपको बम्प लगेगा बट वो एक्चुअली ना रिट्रैक्ट होकर बहुत जल्दी अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो उसका जो रिबाउंड है ना वो बहुत सही है यार, मतलब बहुत जल्दी वो अपनी पोजीशन जो है ना रीगेन कर लेता है, तो आपको ना बम्पी फील नहीं होता बिल्कुल भी। एकदम से वो पॉट होल में गया, जैसे वो बाहर निकला ऑटोमेटिक रीगेन हो जाती है उसकी पोजीशन, तो आपको ना हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम से आपके बाइक कंट्रोल में रहती है। अब कंफर्ट में यार जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना वो है इसकी सीट्स पे। तो सीट्स बहुत हार्ड है इसकी, राइडर की सीट भी हार्ड है और पिलियन की ठीक ठाक है, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। एक्चुअली जितने ही बंदे आज तक पिलियन पे मेरे पीछे बैक सीट पे बैठे हैं तो उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी है कि हमें कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है या ऐसा कुछ। एक्चुअली वो फीलिंग भी एक नई होती है, आप इतना हाई राइज होके बैठते हो, मतलब आपको ना सब कुछ दिखता है आगे तक का, तो ना आपकी हेल्प हो जाती है भाई। बेसिकली जो पीछे बंदा बैठता है ना, आप उसको बता दो हाँ भाई आगे जाम लगा हुआ है, तो मुझे रास्ता बताता रहे और मुझे बताता रहे लेफ्ट लेना राइट लेना है और मुझे जाम से निकाल। तो भाई जब वो ऊपर उतना होके बैठता है ना, उसको सब कुछ दिखता है आगे का ना, रोड व्यू पूरा दिखता है प्रॉपर, और भाई वो ईजिली आपका नेविगेशन का काम कर देगा। तो भाई यार है बाबा है तुम्हारे लिए चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? एक तो इसका पॉजिटिव है इस वाली सीट का, और दूसरा एक्चुअली ना प्रॉब्लम हाइट से नहीं है और हार्डनेस और सॉफ्टनेस से नहीं है, प्रॉब्लम है यार वो थोड़ी सी जो सीट्स है ना, उसका जो लेदर जो यूज़ किया है वो बहुत स्लिपरी है। तो जैसे आप ब्रेक लेते हो ना तो यार पीछे वाला बंदा ना खिसक के आगे आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। बट एक तरह से फ़ायदा भी है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी है तो जितना डिस्टेंस कम हो आप दोनों के बीच में उतना बेटर, राइट। मैंने कई बार सोचा भी था कि इसकी जो सीट है उसमें मैं सिलिकॉन पैड लगवा लूँ, बट यार उससे फिर मुझे ये लग रहा था कि स्टॉक से छेड़छाड़ करना बेकार रहेगा। उससे ना आपकी जो राइड हाइट है वो थोड़ी सीट हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, और फिर मुझे ये टेंशन थी कि यार पता नहीं फिर पैर प्रॉपर रोड पे जब मैं खड़ा हूँगा सिग्नल विग्नल पे तो प्रॉपर रहेंगे कि नहीं रहेंगे और कभी दिक्कत ना हो, तो इसलिए फिर मैंने उसको स्टॉक ही छोड़ दिया। सो एक्चुअली तो स्पोर्ट्स बाइक में ऐसे ही होना चाहिए, सस्पेंशन स्टिफ ही होना चाहिए। सो इतनी कुछ खास कंप्लेंट नहीं है मेरे को सस्पेंशन से। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। तो एक्चुअली जो जितनी भी ऐसी स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं ना, ये सारी फ्रंट बाइज्ड होती हैं, मतलब जितना भी इसका जो फुल ब्रेकिंग का जो होने वाला है ना परफॉर्मेंस, वो फ्रंट पे बाइज्ड होता है। आगे की ब्रेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी जाती हैं और पीछे की सो रखी जाती हैं। पीछे बाइक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना देने का रीज़न ये है कि पीछे वाला टायर ना स्किड हो सकता है और फिर आपके हाथ से बाइक निकल सकती है और फिर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ना इसको फ्रंट बाइज रखा जाता है। अब जो ये वाला मॉडल है पर्टिकुलरली, इसके अंदर ना आपका ABS नहीं आता था
बट स्टिल भाई ब्रेक बहुत सही है इसकी। मैं आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। पहले मैं फ्रंट ब्रेक का टेस्ट करके दिखाता हूँ। लाइक आई विल बी टेस्टिंग इट इन 3, 2, 1। तो भाई देखा आपने, पूरी बाइक आगे क्राउच हो जाती है। आगे के ब्रेक्स तो बहुत सही हैं भाई, बहुत सही है। मतलब विदाउट ABS भी इनकी परफॉर्मेंस इतनी सही है ना, कोई स्किडिंग की आवाज़ नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, कोई स्लाइड नहीं हुई। बाइक एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में बाइक ने एकदम से ग्रिप पकड़ ली। एंड अब रियर की बात कर लेते हैं। तो रियर कुछ इतना खास नहीं है, मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सो आई एम टेस्टिंग रियर ब्रेक इन 3, 2, 1। तो आपको कुछ इतना खास पता नहीं चलेगा कि बाइक स्लो डाउन हो रही है कि नहीं हो रही। पीछे वाला जो ब्रेक है ना, वो यूजुअली जैसे आप ब्रेकिंग करोगे भी ना, तो आपको जो ब्रेकिंग करनी है वो आपको 70% रखना है अपना फ्रंट ब्रेक, जो आपको उस हिसाब से उसको डिप्रेस करना है। और जो रियर वाला ब्रेक है ना, वो आपको 30% इनपुट देना है। अगर आप रियर पे ज़्यादा इनपुट दे दोगे ना, तो भाई पीछे वाला टायर स्किड होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि पीछे कुछ ज़्यादा खास कुछ लोड है नहीं और वो ईजिली ना स्किड हो सकता है, ट्रैक लूज़ कर सकता है। सो आपको जब भी ब्रेकिंग करनी है 70-30 रेशियो में करनी है। तो ब्रेक से भी मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। सो यार, अगर आप एंथुसियास्ट है ना और आप थोड़े मैनियक हैं, मतलब आपको एकदम से इंस्टेंट थ्रॉटल ट्विस्ट करते ही आपको इंस्टेंट पावर चाहिए, टॉर्क चाहिए, तो यार वो ना फिर आपको इसी बाइक में मिल सकता है। बेसिकली इसमें ये होता है कि 5000 RPM से नीचे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है बाइक ठीक है, चल रही है, ओके है। पर जैसे ही 5000 को क्रॉस करते हैं ना, दिस बाइक गोज़ क्रेजी और भाई एकदम होलीगन हो जाती है, एकदम फुल पावर आपको मिलता है। 5000 क्रॉस करते ही भाई साहब बिल्कुल क्रेजी हो जाती है ये पावर में। सो इफ़ यू आर द काइंड ऑफ गाय कि उसको ऐसी पावर चाहिए और आप बिल्कुल पागल की तरह चलाने वाले हो, तो दिस बाइक इज़ फॉर यू। अगर आप इसको सीडेटली चलाने की कोशिश करोगे ना, तो भाई आपको लगेगा कि आप ड्राइविंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो। दिस बाइक इज़ नॉट मेंट टू बी ड्रिवन दैट वे। तो इसको चलाने का कुछ अलग ही तरीका है। सो अगर आपको ऐसी कोई बाइक चाहिए, अगर आपको थोड़ा नॉर्मल बाइक चाहिए कि मतलब हाँ ईजिली आपको ज़्यादा स्मूथ वूथ लगे और ज़्यादा रिफाइनमेंट लेवल आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप R15 की तरफ भी जा सकते हो। बट सीरियसली अगर आप पावर हंग्री हो तो यू शुड बाय दिस वन। 200 में भी आपको परफॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और 390 तो एब्सोल्यूट बीस्ट है। अब बात कर लेते हैं यार इसके कॉन्स की। तो सबसे बड़ा कॉन जो है ना, वो है इसका कूलेंट का रिजर्वायर। भाई इसका कूलेंट रिजर्वायर का जो पाइप है ना, जो नोज़ल है जहाँ की पाइप लगती है, वो टूट जाता है। प्लास्टिक का पार्ट है वो, और वो बार बार टूट जाता है। मतलब कई लोगों ने 2-3 बार उसको चेंज करा लिया, बट स्टिल वो दोबारा ब्रेक हो जाता है। मैंने उसका फिक्स ये किया है कि भाई मैंने तो ना उस पार्ट को एमसील से बिल्कुल सील वील कर दिया है, फेविक्विक वगैरह लगा के। और जब भी मैं बाइक सर्विस पे देता हूँ तो मैं उनको ना एक बार नोटिफाई कर देता हूँ पहले कि भैया ये थोड़ा सा ना इसका ध्यान रखना, जब आप कूलेंट का पाइप इसमें से डीअटैच करोगे, तो उनके दिमाग में बात रहती है। तो ऐसे कुछ काम चल रहा है। और उसके बाद जो सेकंड जो कौन है ना, वो है भाई इसकी सीट्स। तो सीट्स का मैंने आपको बता दिया, बेसिकली पत्थर है सीट्स। तो अब तो यार मुझे इतनी कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, मेरी जो बम है ना वो एडजस्ट हो गई है इन सीट्स के हिसाब से। अब मुझे कुछ इतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। एक्चुअली यार आप जैसे जैसे बाइक को राइड करते रहते हो ना, तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, यूज्ड टू हो जाते हो। तो फिर आपको ना, जैसे अब कई लोग बोलते हैं इसकी एग्रेसिव पोजीशन है राइडिंग की और आपको ना पाम्स में प्रॉब्लम होती है। बट यार यूजुअली हाँ शुरू में पहले होती थी, बट अब मुझे इतना कुछ खास फील नहीं होता। अब मुझे ओके लगती है पोजीशन, ये इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर भाई आपकी चेन आप हर 500 या 700 किलोमीटर में लूब नहीं करते हो ना, आपका पूरा बाइक का एक्सपीरियंस भाई धज्जी उड़ जाएंगी पूरी बाइक के एक्सपीरियंस की। एक्चुअली जो चेन पे जो इसकी जो निर्भरता है ना, वो इतनी ज़्यादा है। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अगर आपकी चेन प्रॉपरली ल्यूब नहीं है ना, तो आपको इतनी वाइब्रेशंस फील होंगी आपके फुट पेग्स पे, और इतनी गंदी गंदी आवाज़ आएगी, और आपको ये लगेगा कि यार बाइक चल ही नहीं रही है, खिंच ही नहीं रही है, गियर्स भी स्टक होने चालू हो जाएंगे। तो चेन तो भाई आपको ल्यूब रखनी पड़ेगी। अगर आपको इसका प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लेना है ना, तो चेन तो भाई प्रॉपर ल्यूब रखनी पड़ेगी। अब पता नहीं वो कौन में मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, अब उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अब हम कवर चेन तो इसमें रख नहीं सकते, पूरी लुक स्पॉइल हो जाएगी। बट शायद थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चेन होती। यूजुअली जैसे मैं दूसरी बाइक चलाता हूँ तो उसमें इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है यार, पता नहीं ये क्या क्यों इतना। अब जो भी है प्रॉब्लम तो है ही है। तो मैंने यूजुअली एक इसका चेन लूबिंग का मोटल का ले लिया है, और मैं उससे रेगुलरली चेन लूब करता रहता हूँ अपनी हर 400-500 किलोमीटर पे। तो इतना मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं आती। उसके बाद जो फोर्थ कौन है, वो मुझे लगता है यार इसकी सर्विस। अब कई लोग बोलेंगे यार नहीं सर्विस तो इसकी सही है, बट भाई
एक्चुअली सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट जो मुझे प्रॉब्लम है वो है सर्विस कॉस्ट से। एक्चुअली ये 200 सीसी बाइक है और इसकी सर्विस पहुंचती है 3000 के आसपास। अब मैं आपको बताता हूँ यार मुझे क्यों ज़्यादा लगती है वो। मैं एक Hyundai Accent ओन करता हूँ जो 1.5 लीटर का इंजन है, 1500 सीसी इंजन है, और ये सिर्फ 200 सीसी है, और लिटरली उसकी सर्विस हो जाती है इससे कम में, और उसमें इंजन ऑयल डलता है 3.5 लीटर के आसपास। तो ये मुझे ना थोड़ा सा इसका लगता है कि इसकी सर्विस थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर बेसिकली देखा जाए ना तो जो KTM 390 है ना उसकी सर्विस हो जाती है यार अराउंड 4000 के आसपास, मतलब 4000 से नीचे, और इसकी सर्विस होती है 3000 की। अब यार 1000 रुपये में आपकी 390 की सर्विस हो रही है 1000 रुपये फालतू देके, और इसकी सर्विस हो रही है आपकी 3000 में। अब जो 390 है ना वो पता है एक्सपेंसिव क्यों नहीं लगती, क्योंकि ना वो लीग में आ जाती है निंजा विंजा के। तो भाई निंजा विंजा की सर्विस थोड़ी एक्सपेंसिव है ही, उसके कंपैरिजन में 390 वालों को लगता है कि उनकी सर्विस चीप हो रही है। बट यार अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पल्सर RS 200 वगैरह से ना और RN5 वगैरह से, तो भाई इसकी सर्विस थोड़ी है महंगी। अगर आप थोड़ा जाएंगे ना इसमें तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इतना ज़्यादा थोड़ा कम होना चाहिए था, अराउंड 2000 के आसपास सर्विस होनी चाहिए थी, बट इसकी पहुँचती है अराउंड 2800 के आसपास। सो ये मुझे फोर्थ कौन लगा। बाकी मुझे कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है बाइक से भाई। ये एग्रेसिव पोस्चर और ये सब जो है ये सब मुझे ऑलरेडी पता था, और मैंने एक्चुअली बाइक ली इसलिए थी क्योंकि मुझे ये पोजीशन चाहिए थी। हम RN5 वगैरह और ऐसी बाइक्स क्यों लेते हैं, हमें ऑलरेडी पता होता है यार हम बहुत आगे क्राउच होकर बैठने वाले हैं और हम बहुत एग्रेसिव पोजीशन में बैठने वाले हैं, एंड दैट्स द लुक वी नीड, राइट? दैट्स व्हाई वी बाय बाइक्स लाइक दीज। सो आई एम वेरी हैप्पी इन दीज 5 years, और मुझे कोई खास कंप्लेंट नहीं है अपनी पैंथर से, एंड आई रियली लव दिस बाइक। एंड अगर आप भी एक मेरी तरह एंथुसियास्ट वगैरह हैं भाई, आपको इंस्टेंट टॉर्क, इंस्टेंट परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए, तो यू शुड गो फॉर दिस वन रादर देन बाइंग RN5। आप दोनों बाइक्स का टेस्ट ड्राइव लेके देखिएगा, दोनों बाइक्स को अपने हाथों से चला के देखिएगा, तो एक्सपीरियंस लीजिएगा दोनों बाइक्स का, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड दैट विल मेक योर चॉइस मच ईजियर कि आपको कौन सी बाइक पिकअप करनी है अपने लिए। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं गाइस ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड सी या।